हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल डिस्कशन प्रश्न होगा वह प्रस्तावना टॉपिक से संबंधित होगा। ठीक है, इसके प्रश्न को आज मॉर्निंग में हमने टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर आप सभी को प्रोवाइड करा दिया था। उम्मीद है कि आप सभी ने इसका उत्तर लिखा होगा। देखिए, अगर बीपीएससी सिलेबस को देखा जाए तो बीपीएससी सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 जो है वह इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज हम लोग प्रस्तावना से संबंधित एक प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। यानी कि भारतीय प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे हम भारत के लोग करके, तो उसमें 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। इन तीनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। यानी कि भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं, कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो समाजवादी विशेषता को प्रदर्शित करते हैं, कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो धर्मनिरपेक्षता को प्रदर्शित करते हैं और लोकतांत्रिक गणराज्य को प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू से संबंधित है या प्रश्न प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इंट्रोडक्शन चूंकि प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न है तो हम लोग इंट्रोडक्शन उत्तर में प्रस्तावना के बारे में महत्वपूर्ण चीजों को लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है, प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधानों आदि का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। यानी कि प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि भारत को कैसा गणराज्य बनाना है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलेगी? प्रस्तावना से। इसके अलावा और आगे अंदर जाइएगा तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि ये सभी स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यह हमें जानकारी कहां से मिलेगी? प्रस्तावना से। ठीक है, तो ऐसे कई सारे प्रावधान है जिसके बारे में हमें जानकारी हमारे संविधान की हमारे प्रस्तावना से प्राप्त होती है। इस प्रस्तावना को आप लोग पूरी तरीके से याद कर ले। इस प्रस्तावना को, चूंकि यह संविधान से जुड़ा हुआ चीज है और ये सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, प्रस्तावना, डीपीएसपी के महत्वपूर्ण कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये सभी आपकी जुबान पर होनी चाहिए। तो आप कोशिश करें कि प्रस्तावना को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें। जब आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे होंगे तो वहां पर इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, आप प्रस्तावना को बताइए, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। यहां पर हमने प्रस्तावना के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। इसका अब प्रस्तावना जो है वह आप लक्ष्मीकांत की बुक भी पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से डिफाइन किया हुआ है प्रस्तावना को। ठीक है, अब आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत की प्रकृति का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। अभी हमने पढ़कर आपको बताया। इस घोषणा के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। प्रश्न तो यही पूछा गया है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य वाले कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि निम्नलिखित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके देखेंगे हम लोग। समाजवादी को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, समाजवादी शब्द प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि संविधान में कब प्रस्तावना का हिस्सा कब बना समाजवादी शब्द? 1976 ईस्वी में। इसका पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था, लेकिन 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा 3 वर्ड जोड़े गए हमारे प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। तो समाजवादी भी शब्द उनमें एक है और इसे 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है।
समाजवाद सामूहिक अवधारणा में विश्वास करता है। समाजवाद का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था वाला देश, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संपत्ति के उत्पादन, संपत्ति के वितरण आदि पर सामूहिक पूरे समाज का अधिकार हो। संपत्ति किसी एक व्यक्ति विशेष की वस्तु नहीं है, बल्कि पूरे समाज की संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए, यह समाजवाद कहता है। इसीलिए हमने लिखा कि सामूहिक अवधारणा में विश्वास करता है, समूह में विश्वास करता है। भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्रक विद्यमान हैं तथा जिसका उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को कम करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद एवं गांधीवाद का मिला जुला रूप है। अब देखिए समाजवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। हमने बताया कि समाजवाद का क्या मतलब होता है, पूरे समाज के लोगों का विभिन्न चीजों पर अधिकार, यानी वह समूह में सामूहिकता में विश्वास करता है। आर्टिकल 14 कानून के समझ समानता, यानी कि सभी लोग कानून की नजर में समान हैं, कानून की नजर में बराबर हैं। आर्टिकल 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और यह लोक कल्याणकारी राज्य कैसा होगा, जिसमें सभी व्यक्तियों की सुख शांति और समृद्धि की परिकल्पना की गई है। और अगर सभी व्यक्तियों की सुख शांति समृद्धि होगी तो स्वाभाविक रूप से वह समाजवादी अवधारणा जो है वह फुलित पुष्पित होगा। 39 का पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, यानी कि पुरुष और महिला के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं करना। पुरुष हो या महिला, सभी प्रकार को एक समान बिना किसी भेदभाव को उनके जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएंगे। आर्टिकल 39 खा समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अभी हमने बताया समाजवाद का मतलब समूह, समाजवाद का मतलब सामूहिकता, और आर्टिकल 39 खा भी कह रहा है कि भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से स्वामित्व और नियंत्रण किया जाना चाहिए ताकि सामूहिक हित जो है वह सर्वोत्तम रूप से पुष्पित फलित हो। ठीक है। आर्टिकल 39 ग धन और उत्पादन साधनों का अहितकारी संकेंद्रण, यानी कि कहीं एक जगह संकेंद्रित ना हो करके उन लोगों के बीच में संकेंद्रण जो पूरे समाज की भलाई चाहते हैं, तो आर्टिकल 39 का। तो इस प्रकार से समाजवाद से संबंधित कई सारे प्रोविजन हमारे संविधान में हैं। आर्टिकल हमने 14 को देखा, आर्टिकल 38 को हमने देखा, इसके अलावा आर्टिकल 39 क्लॉज अगर आप देखेंगे तो का, खा, गा, इन सभी आर्टिकल को हमने यहाँ पर समझा। प्रश्न का पहला सेक्शन जो था समाजवाद और उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान यहाँ पर खत्म हो गया। प्रश्न का क्या कह रहा था, समाजवाद धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि दूसरा वर्ड क्या है, धर्मनिरपेक्ष। आइए धर्मनिरपेक्ष को सबसे पहले हम लोग समझते हैं, फिर इसके संवैधानिक प्रावधान को देखेंगे। धर्मनिरपेक्षता से अर्थ है राज्य का अपना कोई निजी धर्म का ना होना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब राज्य का कोई अपना निजी धर्म नहीं है, बल्कि राज्य जो है सभी धर्मों को समान नजर से देखेगा। भारत राज्य में चाहे कोई व्यक्ति हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के लोग हों, सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। राज्य किसी विशेष धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। यही हमारा धर्मनिरपेक्षता हुआ। ठीक है। अर्थात राज्य के नजर में सभी धर्म समान हैं। इस संदर्भ में भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है। भारत में इस अवधारणा को भी 42वें संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। अभी हमने बताया ना कि 42वें संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द शामिल किए गए हैं। कौन से? पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, और तीसरा अखंडता। 3 शब्द शामिल किए गए। तो समाजवादी हमने डिस्कस किया और पंथ निरपेक्षता चल रहा है। तो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वह पाश्चात्य दर्शन से भिन्न है। कैसे, उसे समझिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मतलब हो गया कि हर धर्म को समान व्यवहार करेगा, और पाश्चात्य का मतलब हो गया कि किसी धर्म से उसे कोई मतलब नहीं है। जैसे भारत में आप देखेंगे कि अगर भारत सरकार हज यात्रा पर सब्सिडी दे रही है मुस्लिमों के लिए, तो आप देखिएगा कि हिंदुओं के लिए कांवड़ यात्रा की भी व्यवस्था करती है। और कांवड़ यात्रा के आप दौरान देखेंगे कि विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा उन्हें ठहरने
के लिए जगह जगह सड़क पर व्यवस्था कराई जाती है। तो यहाँ पर सरकार हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों के साथ बराबर व्यवहार करेगी। लेकिन पाश्चात्य में क्या है, वहां पर राज्य को मतलब ही नहीं है, कोई धर्म से किसी भी धर्म को कोई मदद ही नहीं देना है, यानी कि वे पूरी तरीके से तटस्थ रहते हैं और भारत में निष्पक्ष होते हैं। धर्म के मामले में राज्य यहाँ पर निष्पक्ष है, यानी कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करेगा। और वहां पर पश्चिमी देशों में क्या है, धर्म के मामले में वहां पर तटस्थता देखी जाती है, राज्य पूरी तरीके से तटस्थ रहता है। ठीक है, आइए धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो जो प्रावधान है उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 15 में कहा गया है धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर विभेद का निषेध, यानी कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, यानी कि धर्मनिरपेक्षता हुआ। आर्टिकल 15। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म की मानने की स्वतंत्रता होगी, धर्म के प्रचार प्रसार और उसके अनुरूप आचरण व्यवहार करने की स्वतंत्रता होगी। इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों को वह बराबर महत्व देता है। आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पूरी तरीके से राज्यों के द्वारा छूट प्रदान की गई है। ठीक है, अगला आर्टिकल 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि कोई विशिष्ट धर्म अगर अपने धर्म के विकास चाहता है तो वह विभिन्न प्रकार का कलेक्शन कर सकता है। जैसे अभी दुर्गा पूजा का समय है, तो दुर्गा पूजा में आप लोग देखे होंगे कि दुर्गा पूजा समिति वाले जो लोग हैं वह हर घर जाकर चंदा कलेक्ट करते हैं कि हमारे इस गली में, इस समाज में यहाँ पर दुर्गा मूर्ति का आयोजन कराया जा रहा है, आप आइए और शामिल होइए। उनको स्वतंत्रता दी गई है कि आप चंदा वसूली कर सकते हैं, कोई इसमें राज्य के द्वारा कोई आप पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को इसके लिए आप दबाव नहीं डाल सकते कि आपको इतना चंदा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि शिक्षण संस्थानों को अपने धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, राज्य के द्वारा जो शिक्षण संस्थान संचालित किए जाएंगे उसमें किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये सारे धर्मनिरपेक्षता से संबंधित प्रावधान हैं जो कि भारतीय संविधान में दिया गया है। अब भारतीय संविधान जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 395 अनुच्छेद है संविधान में। हमने संविधान का पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया था, आज फिर शाम तक मैं संविधान का पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर में भेज दूंगा। अब देखिएगा ये सारे आर्टिकल को आप उसमें चूज करके पढ़िए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, तो जो भी विशेषताएं हैं वहां पर आपको परिलक्षित हो जाएगी। ऐसे भी भारत के संविधान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, उसके महत्वपूर्ण आर्टिकल की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है लोकतांत्रिक गणराज्य। यह अवधारणा संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका तात्पर्य है कि सर्वोच्च शक्ति का जनता के हाथ में होना, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य जो है इस बात को प्रदर्शित करता है कि यहाँ की जो संप्रभुता है, यहाँ की मेन शक्ति जो है वह हमारे जनता के हाथ में निहित है। और गणराज्य का मतलब होता है कि राज्य का जो सर्वोच्च पद है उस पद पर बैठा व्यक्ति का हमेशा निर्वाचन किया जाएगा, ना कि वह वंशानुगत होगा। अब ब्रिटेन का देखे होंगे या फिर पश्चिमी देशों में कई सारे कंट्री जो ब्रिटेन को सम्राट के अधीन आते हैं। अब ब्रिटेन में देखे होंगे कि हमेशा वहां पर राजा रानी जो है वो वंशानुगत चलते रहता है। वंशानुगत यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे होते हैं। लेकिन भारत का जो सर्वोच्च पद है, किसका? प्रेसिडेंट यहाँ पर सर्वोच्च पद है, तो ये वंशानुगत पद नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले जो थे रामनाथ कोविंद उनके कोई रिलेटिव है द्रौपदी मुर्मू, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वंशानुगत पद नहीं चलता, यहाँ पर निर्वाचन किया जाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं आपको जानकारी होगी, राज्य विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पर जो है ब्रिटेन वगैरह में वहाँ पर चुनाव नहीं होता। यानी कि गणराज्य का मतलब होता है, भारत एक गणराज्य है। इसका कहने का मतलब हो गया कि भारत में जो सर्वोच्च पद है, संवैधानिक पद राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन किया जाएगा, ना कि वंशानुगत होंगे। ठीक है, इससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से है? संवैधानिक प्रावधान अगर इससे संबंधित देखा जाए तो आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है
ना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। और किस प्रकार से निर्वाचन होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से निर्वाचन होगा और संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग लेंगे। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। आर्टिकल 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य बन सकता है, इसके बारे में जानकारी आपको आर्टिकल 58 में मिलेगी। वही लोकतांत्रिक प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु आर्टिकल 19, 20, 326 आदि संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 19 में क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 326 यह लिखा गया है कि निर्वाचक नामावली में मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित आर्टिकल 326 है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रावधान है वह लोकतांत्रिक प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु संविधान में निहित हैं। तो प्रश्न का जो 3 सेक्शन था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान, तो हमने यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, प्रश्न का सेक्शन समाप्त हो गया। आज का प्रश्न काफी आसान था और यह चूंकि संविधान से जुड़ा हुआ है, अगर आप सारे आर्टिकल को लिखते हैं तो आपको बहुत बेहतर मार्क्स मिलेंगे। इंडियन पॉलिटी सेक्शन में आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद होने चाहिए, महत्वपूर्ण भाग याद होने चाहिए, महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ भी संविधान का आपको याद होनी चाहिए। मैं कुछ दिनों के अंतर्गत इसका भी वीडियो में डाल दूंगा, धीरे धीरे सबका वीडियो चैनल पर अपलोड हो जाएगा। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें और आप लोग सपोर्ट करते रहें। ठीक है, इससे आपको याद करनी चाहिए। विभिन्न समितियां जो गठित होती है उन समितियों का नाम आप लोग याद रखें और 1-2 सिफारिश को भी आप लोग याद रखें। और जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट आती है उसे भी आप लोग ध्यान में रखते रहें। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था समलैंगिकता से संबंधित, इन सभी को आप लोग सिर्फ न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ते जाइए ताकि जहां कहीं भी आवश्यकता हो आप लोग आंसर में उसे एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष अब देख लेते हैं। निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि प्रस्तावना किसी भी संविधान का आदर्श प्रतिबिंब की भांति होता है जिसमें महत्वपूर्ण उद्देश्य निहित होते हैं। भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा सामाजिक न्याय एवं आदर्शमूलक समाज की स्थापना में सहायक है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर निष्कर्ष समाप्त हुआ। ये जो प्रस्तावना टॉपिक है लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है, तो काफी महत्वपूर्ण है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का हर एक प्रश्न आपको पूरी तरीके से सॉल्व कर लेना है, वहां से प्रश्न रिपीट होने की संभावना है। अगर सेम प्रश्न रिपीट नहीं हुआ तो डायमेंशन उसी के इर्द गिर्द भी रह सकते हैं। तो आप लोग पूरी तरीके से तभी तैयार हो पाएंगे जब बीपीएससी का प्रीवियस ईयर आप लोग पूरी तरीके से हल कर ले पाएंगे। ठीक है, तो कल फिर एक नए प्रश्न के मॉडल आंसर के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।